तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है अपना पीएचपी इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कल भी हमने पढ़ा था कि पीएचपी क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, कुछ लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बेस पे आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चे, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे, ठीक है ना। तो जो हम पीएचपी की बात करते हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले इसका जो नाम रखा गया था, सबसे पहले पर्सनल होम पेज, यानी कि जो इसका एब्रीविएशन था वो क्या था। बच्चे कैमरा बंद कर दो, अर्श, ठीक है ना। तो बाद में इसको चेंज कर दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो अगर आपसे वाइवा वगैरह में पूछते हैं तो आपने पर्सनल होम पेज नहीं बताना, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ही बताना इसका नेम, ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग सर्वर हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जैसे अपेचे का है एक एग्जांपल। अपना ऑडियो बंद करो। ऋतिक बाद में रेस्ट कर लेना भाई। अब तो सुबह ही सुबह है, अब रेस्ट की क्या जरूरत है, अब तो काम का टाइम है, पढ़ने का टाइम है। हाँ जी सर, बट वो थोड़ा थक जाता जल्दी। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है ना। तो पीएचपी के लिए बच्चे सर्वर बनाए गए हैं अलग अलग, जैसे एग्जांपल अपेचे का लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, इधर काफी है जिनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पर्ल का है, यानी कि आप गुड मॉर्निंग पीएचपी। सर। मॉर्निंग बच्चे। यानी कि अगर आपको पीएचपी में जो कोड लिखा है उसमें देखो, कोड में कल भी हमने बात की थी, कुछ पार्ट आपका एचटीएमएल का होता है। तो एचटीएमएल तो डायरेक्ट वेब ब्राउजर से एग्जीक्यूट हो जाता है ना, वेब ब्राउजर सिर्फ एचटीएमएल के कोड को रीड कर सकता है। जो अलग आपकी स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, तो किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका एक सर्वर होता है। सर्वर सिर्फ उस पार्ट को एग्जीक्यूट कराता है जो स्क्रिप्ट का होता है, ठीक है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पे एक क्लाइंट्स को उसकी आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप पीयू की वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका एक पेज है, उसमें कुछ कोड एचटीएमएल में लिखा हुआ है, कुछ पीएचपी या पाइथन या जो भी उन्होंने लैंग्वेज यूज की है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें तो आउटपुट एक सिंगल ही मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो भी आपने एज ए टेस्टिंग के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आपने सर्वर का यूज नहीं किया, तो आप डायरेक्ट जब थ्रू वेब ब्राउजर एक्सेस करोगे तो आपको एचटीएमएल का कोड का आउटपुट तो दिख जाएगा, ठीक है ना। मतलब टेस्टिंग की जा सकती है ताकि हमें पता चले कि जो आपका स्क्रिप्ट है वो एक सर्वर के थ्रू उस पर प्रोसेसिंग होती है, वो चेक करते हैं उसके सिंटेक्स, ठीक है ना, कि जो आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है प्रोग्राम का वो उसको फॉलो करता है नहीं करता है। तो ये इसके जैसे जेएसपी के एग्जांपल बताया गया है कि इस तरह, मतलब ये भी एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ठीक है ना। आप इसको कैसे भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो। कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ना, उसमें नंबर ऑफ फंक्शन बहुत ज्यादा बने हुए हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन वगैरह बहुत कम बने हुए हैं, उसमें कुछ हेडर फाइल्स ही होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मतलब कि कोडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। और कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो, जैसे आजकल पाइथन सबसे ज्यादा यूज होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा, मतलब वो सबसे एडवांस कह सकते हो, उसकी उसमें नंबर ऑफ फंक्शन बहुत ज्यादा है। रिसर्च में भी बहुत ज्यादा यूज होती है वो, ठीक है ना। जैसे लोग अपना पीएचडी करते हैं या वैसे रिसर्च पे काम होता रहता है ना, तो उसमें क्या है, उसमें इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि कोडिंग कम करनी पड़ती है, ठीक है ना। और हर टाइप के, जो हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो हर एक बंदे का फील्ड अलग होता है, तो हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तो कोई डेवलप नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि नंबर ऑफ ऑप्शन होते हैं कि आपके नंबर ऑफ रिसर्च को सपोर्ट करता है, ठीक है ना।
वो PHP भी एक तरह से अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मानी गई है। इसमें भी काफी नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शन बने हुए हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में ये MySQL को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। आपने डाटाबेस पढ़ा होगा तो उस डाटाबेस में आपने SQL के बारे में पढ़ा होगा, है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सर्वर। एक इसी का है आपके माइक्रोसॉफ्ट का MySQL। तो ये बाय डिफॉल्ट में होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि जब आप कोई भी PHP का सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ इनबिल्ट इंस्टॉल होता है। तो PHP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ऊपर लिखा तो है बच्चे, देखो स्क्रीन पे। सर पर इसमें हाँ PHP है सर, है ना? हाँ, वो वही है इस ना, पे पहले हाइपर टेक्स्ट पर्सनल होम प्रोसेस। पेज था ना, फिर उसको चेंज कर अच्छा, दिया गया ओके क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल नहीं था, ओके सर। ठीक है ना। कि वो मतलब बिल्कुल सिंपल लगता था कि फिर इसका जो आप मतलब मॉडिफाई कर दिया गया इसका यूज। तो अब यही होता है, सिर्फ बताया जाता है कि PHP का नाम कभी पर्सनल होम पेज हुआ करता कब से हुआ है चेंज सर? था। देख लेना बच्चे डेट तो। अच्छा सर, ठीक। हाँ। चलो, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें क्या फीचर्स वगैरह हैं। PHP को क्यों फॉलो करते हैं लोग जब आप वेबसाइट की बात करते हैं? तो सबसे सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल होती है कि उसमें जो आप कोडिंग करते हो तो एज ए कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेज थोड़ा सिंपल होता है लिखना, ठीक है ना। अभी मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा कि क्यों सिंपल होता है। इंटरप्रेटेड होती है, यानी कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज को कंपाइल नहीं किया जाता। आपने जैसे पहले C में काम किया होगा या C++ में या आप जावा में काम करोगे तो पहले आप उसको कंपाइल करते हो, ठीक है ना। फिर खैर जावा तो इंटरप्रेटर है, C++ होती है कि आप पहले कंपाइल करते हो फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हो। तो PHP एक इंटरप्रेटेड है कि इसमें कंपाइलेशन नहीं होती, डायरेक्ट आप इसको इंटरप्रेट कराते हो जो भी आपने उसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। लूजली सर टाइप PHP मोस्टली यूज कहाँ पे होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग में या कोई ऐप वगैरह डिजाइनिंग में? वेबसाइट डिजाइनिंग में, ओके मतलब कोई भी ऐप बना सकते हो आप इसके बेस पे, जो थ्रू ओके सर, आप ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करोगे किसी को, ठीक है ना। ठीक सर। हाँ सर जी। सर ये जो PHP है, ये हम्म, फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, बैक एंड के लिए? फ्रंट एंड के दोनों लिए, के लिए? बैक एंड तो इसका ये है ना, MySQL, अच्छा ठीक है ना। मतलब सपोर्ट दोनों को करती है। जब आप कोई भी ऐप अच्छा डेवलप करते हो ना या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें आपने अपने बैकएंड से कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है। अब आप जावा अच्छा में सर। काम करोगे ना तो आप कोई फ्रंट एप्लीकेशन अगर जावा में बनाते हो कोई सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए अगर आपने बैकएंड पे काम करना है, डाटा को सेव करना है, तो उसके लिए अलग से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, अलग से एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा सर, बट जो स्क्रिप्टिंग ठीक है सर। लैंग्वेज होती है वो बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी बैकएंड को सपोर्ट करती है। जैसे PHP MySQL को सपोर्ट करता है, ठीक है हाँ ना। जी सर। तो उसमें SQL तो आपको बैक एंड के लिए है ही सर। हाँ बैकएंड पे यूज होता है बच्चे, ठीक है ठीक है सर इसका। PHP और HTML में कुछ सिमिलरिटीज हैं? सिमिलरिटी कुछ नहीं है बच्चे, बट ये होता है कि आप कोई भी वेब पेज डेवलप करते हो तो जनरली ये किया जाता है कि उसमें कुछ कोड HTML का यूज किया जाता है, कुछ PHP का। आप डायरेक्ट PHP में बना सकते हो, ठीक है ना। बट क्या होता है कि एक थ्रू जब वेब ब्राउजर कोई भी पेज एक्सेस किया जाता है ना, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत जितना कोड HTML का होता है ना तो उसमें प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है एक तरह से। तो इसलिए कोड को एम्बेड करके ही एक पेज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ओके काम सर, हम अपने सॉरी HTML में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिनकी ज्यादा ठीक है सर। जरूरत नहीं होती। बट वो क्या है, हमारे एक कोड के लिए जरूरी होता है। जैसे आप PHP में लिख रहे हो या जावास्क्रिप्ट में लिख रहे हो या पाइथन में लिख रहे हो, इस टाइप से किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, ठीक है ना। ठीक सर। तो नेक्स्ट है बच्चे, मैं लूजली टाइप्ड लैंग्वेज की बात कर रहा था। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि C में आप ना या C+ में जब भी कोई वेरिएबल यूज करते हो तो उसको डिक्लेयर करते हो। जैसे आपने इंटीजर वैल्यू यूज करनी है तो आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके साथ लिखा INT
उसके बाद उसका नाम ए लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल है, तो ही आप उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हो, ठीक है ना। बट पीएचपी में ऐसा नहीं होता, आपने सिर्फ वेरिएबल का नेम यूज करना है, जो वैल्यू आप उसमें स्टोर कराओगे वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप का वेरिएबल की तरह काम करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है, इसमें डॉलर से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डॉलर ए है मान लो, तो डॉलर ए इजिकल टू आपने 10 लिखा है तो वो एज इंटीजर काम करेगा, ठीक है। डॉलर ए इजिकल टू आपने हेलो हाय जो भी लुधियाना लिख दिया मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो आपने ऊपर किस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैंने पाइथन की बात की थी, तो उन लैंग्वेज में भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप विदाउट डिक्लेयर किए ही किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हो कहीं पर भी प्रोग्राम में। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो यू हैव टू डिक्लेयर, है ना, कोई भी वेरिएबल आपको वहाँ होता है ना कि एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि आप यहीं पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। जो डिक्लेयर स्ट्रक्चर होता है ना, आपने देखा होगा सी में या सी प्लस प्लस में, यस जब आपने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आप उसी को यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। और वो किस टाइप का है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है या तो आपको चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो इंटीजर था या कैर में डिक्लेयर किया है, स्ट्रिंग टाइप या फ्लोट है या डबल है, जो भी आपका टाइप है ना। तो इनमें जो लूजली टाइप लैंग्वेज होती है इसमें आपको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं होती, जस्ट नेम यूज करो उसका और जो वैल्यू उसको असाइन कर दो, वो उसी टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। ओपन सोर्स होते हैं बच्चे, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये आप फ्रीली कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ओपन सोर्स का एक बेनिफिट और होता है कि अगर कोई आप उसके सोर्स कोड में चेंज करना चाहें, आपके पास कोई आइडिया है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती हो, ठीक है ना। इसीलिए उनको ओपन सोर्स कोड बोला जाता है। वो फ्रीली डाउनलोड तो अवेलेबल होते ही होते हैं उनकी वेबसाइट के थ्रू। आप उनकी मतलब एज ए मतलब डेवलपर भी काम कर सकते हो उनके साथ। उनको अगर आपके पास कोई आइडियाज है कि अगर हम इसमें उसके प्लेटफॉर्म में चेंज करते हैं या इस टाइप का फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनमें इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। या जैसे आप सी या सी प्लस में लाइब्रेरी यूज करते हैं, हेडर फाइल्स में यूज होती हैं वो कहीं ना कहीं, है ना। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आप हार्डवेयर की कोई ये नहीं है कि इस टाइप के हार्डवेयर पे ही काम करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम यही होना चाहिए। मैक का है, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी पे आप इसको डेवलप कर सकते हो ना, अलग से कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। केस सेंसिटिव होती है ये, ठीक है ना। केस सेंसिटिव कौन सी ओके। लैंग्वेज होती है? इसमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स हाँ, में फर्क तो होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपने डॉलर एक कैपिटल में उसको डिक्लेयर किया था या स्मॉल में, है ना। मतलब डाटा टाइप याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको जरूर पता होना चाहिए वो स्मॉल में था या कैपिटल में था, ठीक है ना। आगे वेब सर्वर, यानी कि देखो जो आपने पीएचपी या किसी भी थ्रू के से एक आप सर्विस प्रोवाइड करते हो ऑनलाइन, तो उसके लिए ना एक वेब सर्वर डेवलप किया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो आपका जो भी है। तो एक तरह से एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम कह लो या सॉफ्टवेयर कह लो, है ना, जिसकी डेफिनेशन भी सेम होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वो किसको प्रोटोकॉल को यूज करता है, यानी कि जब हम वेब की बात करते हैं तो आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक तरह से, तो उसके लिए आपके पास एक मीडियम होना चाहिए जो आपके डाटा को ट्रांसफर करता है, सर्वर टू क्लाइंट या क्लाइंट टू सर्वर, दोनों साइड डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। डाटा हमेशा फर्स्ट टाइम क्लाइंट से ही ट्रांसफर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जीमेल ओपन किया तो आपकी रिक्वेस्ट पहले जीमेल सर्वर के पास गई ना, फिर वो आपका डाटाबेस में चेक करता है कि जो आपने नाम डाला है वो सही है नहीं, पासवर्ड आपने डाला है वो सही है नहीं, है ना। तो हमेशा रिक्वेस्ट क्लाइंट से जाती है, याद रखना आप। कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, जैसे आपने फ्लिपकार्ट को ओपन किया तो आपने ओपन किया ना, आपने उसका कोई प्रोडक्ट सर्च किया, उन्होंने तो नहीं ना आपके पास रिक्वेस्ट भेजी। तो रिक्वेस्ट हमेशा क्लाइंट की साइड से जाती है, तो डाटा हमेशा टू वे में ही ट्रांसफर होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है इस पे।
ठीक है ना। तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। आप और कल भी बात की थी हमने HTTP है ना, हाइपर लिंक, सॉरी यहाँ हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल आएगा, यहाँ लिंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। जनरली आजकल HTTPS लिखा आता है क्योंकि वो सिक्योर होता है, वो एक तरह से HTTP का लेटेस्ट वर्जन कह सकते हो, ताकि हर एक यूजर को मतलब जिस लेवल तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट में जो जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं वो HTTPS के थ्रू ही दी जाती है। अब ये काम कैसे करता है कि कई बार हम भी इसी वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं तो एरर आता है 404 का, तो तब आता है जब उनका वेब सर्वर डाउन होता है, ठीक है ना। तो ये एक एरर है कि आपका सर्वर ऑनलाइन नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्स का रिप्लाई का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, ठीक है ना। वो रिप्लाई और उसका रिस्पॉन्स हमेशा HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। यानी कि क्लाइंट ने कोई वेबसाइट ओपन की है तो उसका जो डाटा गया वो भी HTTPS के थ्रू गया, जो रिप्लाई आया वो भी HTTPS के थ्रू आया। अब सर इसमें सर्वर डाउन कैसे होते हैं? डाउन ऐसे होता है ना बेटा, जैसे उसमें कुछ अपडेशन की जा रही है तो वो उसमें जो होस्टिंग पार्ट होता है ना उसका, यानी कि आपको सर्विस दी जा रही है तो वो सर्विस बंद कर यस, दी जाती है। ओके, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट तो जाती रहेगी उसके पास, बट वो उसको प्रोसेसिंग नहीं करेगा उस पर, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको बोल देते हैं कि सर्वर डाउन हो गया। जैसे पहले क्या हुआ ओके, करता था, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम किसी मोबाइल वगैरह वाले के पास रिचार्ज वगैरह कराने जाते थे ना, ऐसे कुछ होता है, वो बोल देता था हाँ यार जी, सर्वर डाउन है। आज भी कल भी बोल देते हैं लोग यार सर्वर डाउन है, ये काम नहीं हो पा रहा। तो वो सर्वर क्या ठीक, ऐसा होता है उस जहाँ से वो मतलब कि उस वोडाफोन एयरटेल जो भी वो यूज करते थे, ठीक है ना, उनका हाँ सर्वर जी काम नहीं सर, कर रहा, या उस पे, या आप कभी देखना कि जब ऑनलाइन हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, या मान लो अपने ITR वगैरह फिल की जाती है, आप रेलवे का टिकट बुक करते हो, तो कई बार क्या होता है यूजर नंबर ऑफ यूजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी जो भी सर्वर है उसकी कैपेसिटी जितनी होती है उससे ऊपर चले जाती है ना, तो वो हर एक यूजर को रिप्लाई करना ही बंद कर देता है, ठीक है ना। जैसे अपना कंप्यूटर हैंग हो जाए तो उसमें आपने कोई ना कोई ऐप ओपन की होती है, बट जो आपका प्रोसेसर है वो प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाता, तभी वो हैंग की कंडीशन में आता है ना। तो जब एक टाइम आ जाएगा कि आपने कोई ऐप बंद कर दिया है या ऑटोमेटिकली टाइम के साथ वो प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है कुछ टाइम बाद, तो हमारा सिस्टम हैंग की कंडीशन से बाहर आता है, ठीक है। तो सर्वर में अलग भी कंडीशन हो सकती है, वो डाउन हो गया, उनके वहाँ कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है या कुछ वो अपडेशन कर रहे हैं ऐप में, है ना। तो जब अपडेशन होएगी तो वो आपको सर्विस नहीं देगा, इसलिए बोल देते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, ठीक है सर, ठीक है। अब जब आप कनेक्टिविटी बनाते हो तो सबसे पहले हमारी जरूरत होती है IP एड्रेस की, ठीक है ना। IP एड्रेस अभी आप नेटवर्क में ही पढ़ रहे होंगे कि जब हम कोई इंटरनेट एक्सेस करते हैं ना हमारे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, यहाँ तक कि आपके मोबाइल पे, तो आपको एक IP एड्रेस दिया जाता है, यानी कि आपके पास ही होता है वो। IP एड्रेस का मतलब है कि आप एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्टिविटी बना सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी। तो वो आप कहाँ से एक्सेस करते हो? डोमेन नेम से। डोमेन नेम मीन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई भी सर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में आ गए और कॉलेज का आप वाईफाई यूज करते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा अपने ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा रूम बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ है सर्वर रूम, है ना। तो आपकी हाँ रिक्वेस्ट जी, हमेशा उस सर्वर रूम के पास जाती है जो वहां पर PC हमने सर्वर बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, ठीक है। फिर वो ओके आपको सर, IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ठीक मान सर, लो अपना सर्वर डाउन हो जाए तो आप अपने कॉलेज का वाईफाई एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको IP तो मिला नहीं। IP जो मिलता है वो भी आप पढ़ोगे आपके नेटवर्क में, एक प्राइवेट होता है एक पब्लिक। तो प्राइवेट से आप कभी भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ नेटवर्क बना सकते हो। जैसे आपकी एक लैब है उसमें 10-20 कंप्यूटर आपने अटैच किए हुए हैं, ये सारा कॉलेज को भी अटैच कर सकते हो एक दूसरे से, बट आप उसमें क्या कर सकते हो, इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सकते। डायरेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो जो 10-20 कंप्यूटर अटैच्ड है, बट आप उससे इंटरनेट नहीं चला सकते। तो उसके लिए आपको पब्लिक IP चाहिए। तो पब्लिक IP आपको हमेशा एक सर्वर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है,
ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने घर पे अगर वाईफाई लगा रखा है तो जिस कंपनी का आपके पास कनेक्शन है तो वो आपको आईपी देते हैं, वो डायनेमिक दे रहे हैं स्टैटिक दे रहे हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आपका डायनेमिक है तो वो कैश में चेक करता है आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है कि कल उसने कौन सा आईपी यूज किया था, तो अगर वो आईपी फ्री होता है ना तो आपको वो आईपी मिल जाता है, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ये डोमेन नेम सर्वर के पास जाता है। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट जिसके पास जाएगी, आप जिस से कांटेक्ट कर पाओगे वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगी। यानी कि ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। जीमेल चलानी है आपने, गूगल चलाना है, जो भी, ठीक है। उसके बाद आपकी यूआरएल की रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि जो आपने मान लो लिख दिया www.gmail.com, ठीक है ना, वो किसके थ्रू जाती है, हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू। फिर वेब सर्वर उसको चेक करता है, उसका मतलब रिस्पॉन्स करने को बोलते हैं हम, जो हमें एक तरह से सर्विस देता है। अगर कोई वेब सर्वर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, यानी कि उस आपकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेस ही नहीं करता, इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना, वो रीजन अलग हो सकते हैं, वो सर्विस क्यों नहीं दे रहा, अपडेशन हो रही है, जो भी हो रही है, या नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है उसके पास, जो टाइम होता है रिक्वेस्ट के लिए वो उसको मतलब वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, ओवरबर्डन हो गया है, ये कह सकते हो आप। ये फिर आपको जब उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई आता है तो फिर हमें पता चलता है, या तो वेब पेज ओपन हो जाएगा या फिर एरर आ जाता है, ठीक है ना। यानी कि आप पहले आपके पीसी के पास आईपी एड्रेस होएगा, फिर आप उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड करोगे, सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स के बाद आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि या तो आपकी स्क्रीन पे वो यूआरएल जो आपने एंटर किया है वो ओपन हो जाएगा, या कोई एरर वगैरह है उस टाइप का वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, ये तो प्रोटोकॉल होगा जिसकी हमने बात की, ये वो वेबसाइट है जहां से आप एक्सेस करते हो, है ना। तो HTTP तो हाँ मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है, होस्ट नेम भी कह सकते हो, उस कंप्यूटर का एड्रेस भी कह सकते हो जहां पर ये, जिस कंप्यूटर पे इसकी होस्टिंग की जा रही है, किसकी, abc.com की। अब देखो ना, जो ये है ना, ये हमेशा आप कभी ध्यान करना, एक आईपी एड्रेस में चेंज होती है, बट हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते, तो इसीलिए डोमेन का नेम रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है abc.com है, अभी abc.com एक है तो रिलेटेड किससे, एक आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस किसका, उस कंप्यूटर का जहां पर इसको होस्ट किया हुआ है। तो हम एज ए ह्यूमन अगर बात करें तो हम इतने आईपी एड्रेस नहीं याद रख सकते, ठीक है ना। मान लो आपको पीयू का आईपी एड्रेस दे दिया जाए कि आप पीयू की वेबसाइट ओपन करो, तो उसने आपने उसमें आईपी एड्रेस एंटर करना है। जीएनडी का भी याद रखो आप, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी याद रखो, है ना, आईआईटी का भी याद रखो, तो आप नहीं रख सकते, बट नेम हम इजीली रख सकते हैं। तो इसलिए हर एक पीसी का डोमेन नेम रखा जाता है, ठीक है ना, जो ये लिखा हुआ है ना, होस्ट नेम बोल रहे हैं, डोमेन नेम। तो ये आप कभी ध्यान करना, ये रिजोल्व होता है किसमें, आईपी एड्रेस में। अगर ये रिजोल्व ना हो ना आईपी एड्रेस में, तो आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। यानी कि वहां का सर्वर, जो डोमेन नेम सर्वर डीएनएस लिखा हुआ है तो ऊपर, एक पहले ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो वो आपको इसको रिजोल्व करके नहीं दे रहा है, यानी कि इसको चेंज नहीं कर पा रहा वो, यानी कि उसको वो आईपी एड्रेस मिला ही नहीं जिस पर ये है abc.com, ठीक है ना। अब ये तो उसका नेम है, यहाँ तक का। आगे क्या, डॉक्स डॉक्स का एक फोल्डर है, फोल्डर में file.html नाम का एक पेज है जो आप एक्सेस करते हो। देखो आपने क्या किया, सिंपल मान लेते हैं सिर्फ ये एंटर किया, ठीक है ना, तो इससे तो abc.com ओपन हो गया। फिर आपने कोई फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो उसमें ये ऐड हो जाता है। ये क्या है, वो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर ये वाली फाइल सेव की हुई है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव करते हो तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं ना, या तो आप डायरेक्ट आपकी ड्राइव में सेव कर दो, है ना, सीडी ड्राइव बना रखी है, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, या हम उसके लिए फोल्डर बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये इसमें जो आप सेव करोगे वो किससे रिलेटेड है ना। फॉर एग्जांपल आप पीएचपी के नोट्स बनाते हो या प्रोग्राम बनाते हो, तो आपने एक पीएचपी नाम का फोल्डर बना लिया
ताकि आपको ध्यान में रहे कि सारा काम आपने पीएचपी का इसमें किया है, नेटवर्क है उसमें कर लिया, कोई मैथ का काम है उसमें। तो वही सेम होता है कि जो आप वेब पेज एक्सेस करते हो किसी वेबसाइट का, तो कहीं ना कहीं सेव होता है। मान लो वो काम था डॉक्स नाम के फोल्डर के अंदर, जो लास्ट में आता है ना, यानी कि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ये तो एक पाथ होता है पहले जो उस कंप्यूटर पे फॉलो किया जाएगा। जो हमारा टारगेट है वो क्या है, फाइल डॉट एचटीएमएल, यानी कि हम फाइल डॉट एचटीएमएल को एक्सेस करें, एग्जैक्ट हमारी स्क्रीन पे दिखता वो है, बट वो कहाँ सेव है, मान लो यहाँ पर है या कोई और नाम है, जैसे भी हो। कभी देखना जब आप ओपन करते रहते हो तो एड्रेस बार में हमारा ऊपर का जो एड्रेस है ना वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हम वेबसाइट पे क्लिक करते हैं या कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर, वो पाथ ऊपर हमेशा एड्रेस बार में जो ऊपर होता है शो होता है ना, उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, तो यही आगे सर सर्वर क्रैश कैसे कर देता है? क्रैश करने के बच्चे, या तो उस पर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाए, ठीक है ना, एक तो ये रीजन होता है। और एक मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उसका, डिनाइल ऑफ सर्विस कुछ होता है, डीओएस बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म है। ओके सर। तो उसमें वो हैकर के थ्रू होता है, वो जनरली सिंपल नहीं होता कि आपने रिक्वेस्ट सेंड की है तब होता है। हैकर क्या करते हैं, यानी कि वो लगातार उसके पास रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं, तो फिर जो उस पर सिक्योरिटी लगी होती है ना, तो वो वहां पर उसमें इस बात का कंफ्यूजन आ जाता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो उसका रिप्लाई करे, या वो ये चेक करे कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये फेक है या कैसी है। तो उसको मतलब एक तरह से ये है कि कंफ्यूज करने वाली बात होती है। मतलब ये ओके टेक्नोलॉजी में भी ये चीजें होती हैं कि आप अपने उसको जो सिक्योरिटी वहां पर अप्लाई किया उसको कंफ्यूज करके उसका ध्यान हटा के उसको हैक कर पाओ। ठीक है ना, ठीक ठीक है क्योंकि सर। सबसे पहले सर्वर काम ही यही करता है, ट्राई करता है कि जो उसके पास रिक्वेस्ट आई है उसको प्रायोरिटी दी जाए, ना कि वो अपनी खुद की सिक्योरिटी चेक करे। तो उसके पास उसको फ्री मत रहने दो, तो वो सिक्योरिटी की तरफ मतलब यूज ही नहीं कर पाएगा अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो क्रैश हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रैश हो जाना। तो ठीक वो है सर। आप कभी भी चेक करना, अपने इंडिया में ये बड़ा वो है कि जब हम कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं तो लास्ट डेट में कभी भी हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हाँ जी। कल्चर ही यही है कि लोग लास्ट दिन काम करते हैं, हाँ जी सर। है ना। तो फिर वो 2-4 दिन डेट बढ़ क्रैश हो जाते हैं, जाती है सर। हाँ फिर वो क्रैश हो जाती है, उसी को बोलते हैं क्रैश होना। ठीक। लेकिन चलो एक एक मिनट रुको। हाँ, that's it. हाँ जी बच्चे, समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर। तो ये जो आगे मैंने आपको बता दिया है, एक वर्चुअल होस्टिंग है, रह गया ये पॉइंट में बता देता हूँ। वर्चुअल होस्टिंग का मतलब है जब आपके कंप्यूटर पे एक से ज्यादा होस्टिंग की जाती है, यानी कि वेबसाइट हमने 2 बना दिए, 4 बना दिए, ठीक है ना, यानी कि हम सर्वर को शेयर कर रहे हैं, उसको हम वर्चुअल होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग का मतलब होता है टेक्निकली कि ऐसा कंप्यूटर जिसके थ्रू आपका वेब सर्वर चलता है, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट लॉन्च होती है उस सर्वर कंप्यूटर पे, ठीक है ना, यानी कि उस कंप्यूटर के थ्रू हम होस्टिंग करते हैं। और जब वर्चुअल की बात आ जाती है तो वो एक से ज्यादा को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये एक ठीक। MIME टाइप है, ये आप उसमें पढ़ोगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है डाटा लिंक लेयर पे शायद, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे अटेंडेंस बोलो जल्दी से, टाइम खत्म होने वाला है। रोल नंबर 1 2 3 4 5। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6 रो 7 और प्रेजेंट सर। और है और 6 भी कैसे है, हो गए, बीच में मिसिंग भी है। 7 बच्चे, 7 8 9। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 8 9 है ना, दोनों है। हाँ 10 जी सर। 10 11 12 10 प्रेजेंट सर।
13 14 Present sir. Present sir. 14 आप- present sir. 15 भी है 14 sir. 13 sir. 13. 13 14 हो गया 15 हो गया Present sir. 16 17 18 Present, sir. 19 20 21 22 Present sir. Yes sir. 22 भी है बच्चे मनीष 21 present sir. ठीक है 23 24 22 भी है sir. 22 तो हो गया बच्चे 3 4 5 है 26 27 28 है Present, sir. 29 30 Yes, sir. 30 है 31 32 33 sir. 31 sir. 31. 31 हो गया चलो मैंने देख लिया 32 हो गया 32 भी है. हाँ 3 34 35 6 35 है ना हर्ष आपका 35 है 36 37 38 39 40 चलो ठीक है बच्चे कोई पूछना हो तो बताओ नहीं sir. Thank you. ओके बच्चे चलो Thank you. Good morning sir. Thank you sir. मॉर्निंग बच्चे चलो